नमस्कार। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं शिव गोपाल मिश्रा सर, जो कि ट्रेड यूनियन के बहुत जाने माने चेहरे हैं। विकसित भारत की ओर बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन, और जिससे एक इंडियन रेलवेज का छवि तो अच्छा होता जा रहा है। लेकिन जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे जो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स है, जैसे अभी भी चल रहा है वर्किंग कंडीशन, तो इसको AIRF कैसे देखती है? रेगुलर स्टाफ है उसको रेलवे पर बोझ माना जाता है। अब हमारे लोको पायलट को 92 घंटे 96 घंटे घर से बाहर रखते हैं, फिर दुर्घटना हो जाती है, कहते हैं ये लोको पायलट जिम्मेदार है। नमस्कार। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं शिव गोपाल मिश्रा सर, जो कि ट्रेड यूनियन के बहुत जाने माने चेहरे हैं, ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल ट्रेड यूनियन अगर हम बात करें तो उनमें एक जाना माना चेहरा है। और पिछले 18 सालों से उन्होंने रेलवे ट्रेड यूनियन को, जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है, उनके जनरल सेक्रेटरी रहे। और ना कि सिर्फ इसको संयोज के रखा, बल्कि बहुत ही मजबूती दी। इंडियन ट्रेड यूनियन का, रेलवे ट्रेड यूनियन काफ़ी मजबूत हुआ। तो आज हम उनसे बात करेंगे उनके जर्नी के बारे में, और इंडियन रेलवेज के फ्यूचर के बारे में, और AIRF कहाँ स्टैंड करता है उसके बारे में। सर, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। तो हमारा पहला सवाल यह है कि कैसे ये जर्नी की शुरुआत हुई, कैसे आपको लगा कि आप रेलवे ट्रेड यूनियन और रेलवे वर्कर्स के का आवाज़ बने, तो ये इसकी शुरुआत। ऐसा है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड तो हमारी रही है। पिताजी जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बाद में वो जो है वो लेफ्ट टू लेफ्ट चले गए। पहले वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गदर पार्टी में रहे, फिर गदर पार्टी से जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए, कम्युनिस्ट पार्टी से कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में चले गए, फिर CPIM से CPIML में चले गए। तो जो हमारे ननिहाल पक्ष में मेरे मामा थे, वो रेलवे की ट्रेड यूनियन के बहुत ही स्थापित नेता थे। TN वाजपेयी जी, जो कि नॉर्दर्न रेलवे के प्रेसिडेंट भी रहे, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के भी वाइस प्रेसिडेंट रहे, और इसके अलावा जो है वो हिंद मजदूर सभा के भी उपाध्यक्ष रहे। तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड तो मेरा था, लेकिन मेरा कोई इरादा ट्रेड यूनियन करने का नहीं था। चूँकि मैं MSc कर रहा था उस समय, मैं रेलवे में एक्सीडेंटली जो है वो सिलेक्शन हो गया मेरा JEE में, और मैं आ गया। लेकिन चूँकि पिताजी अक्सर जेल में रहते थे, 4.5 साल जेल काटी उन्होंने आज़ादी के लिए, 7 साल से ज़्यादा जेल काटी उन्होंने आज़ाद भारत में। तो वो अक्सर जेल में रहते थे, तो मेरे को लग रहा था कि मुझे कुछ न कुछ जो है वो अगर मिल रहा है तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। पहले इरादा यही था कि MSc करके जिस स्कूल में पढ़ता था वहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन बाद में जब रेलवे में सिलेक्शन हो गया तो हमने कहा कि चलिए यही सही है। तो यहाँ आने के बाद में वो मैंने महसूस किया, वो ऐसा नहीं था कि मैं अचानक में ट्रेड यूनियन में आ जाऊँ, क्योंकि मैंने अपने सामने 68 की हड़ताल देखी थी। उसमें क्या विक्टिमाइजेशन हुआ उसको मैंने देखा था। सन 60 की हड़ताल में वाजपेयी जी नौकरी से निकाले गए थे, और 68 में नौकरी में आए, और 68 में फिर निकाल दिए गए। तो बड़ी डिसलोकेशंस हुए। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, बाद में उनको जो है वो नगर पालिका के स्कूल में पढ़ना पड़ा। मैं भी लखनऊ में पढ़ता था, मुझे छोड़ करके जो है वो हरदोई में जा कर के पढ़ना पड़ा, मल्लावा में भगवान नगर जाके पढ़ना पड़ा। तो तकलीफ़ें मैंने देखी थी। फिर मई सन 74 की हड़ताल मैंने देखी, जबकि जाट जो है वो लखनऊ में अरेस्ट हुए। मुझे कभी भूलते ही नहीं है, शाम को मैं उनको खाना खिला के आया था, और मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ और तो नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा एक गिलास दूध मिल जाता तो अच्छा है। तो मैं ला करके उनको दूध पिला के मैंने कहा और कुछ बताइए, कहने में थका हुआ हूँ, सो जाऊँगा रात को। उनको पुलिस वाले उठा के ले गए। तो ये सारी जो अत्याचार हैं, ये देख करके दिमाग तो शुरू से था कि भाई ये ठीक नहीं है। और रेल कर्मचारियों जो है वो बहुत मेहनत कश लोग होते थे, और इतनी मेहनत कश के बाद में उनको जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं था। तो ये सारी बातें दिमाग में थी। लेकिन उस ज़माने में जो कर्मचारी और जो
सुपरवाइजर्स थे उनके बीच में बड़ा द्वंद्व था, और वो द्वंद्व ये था कि वो अपने सुपरवाइजर्स को ही सबसे ज़्यादा अपना दुश्मन मानते थे। वो सोचते थे कि यही हमारे ऊपर जो जुल्म होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही लोग हैं। तो मुझे ये बात बड़ी खलती रहती थी। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया कि मैं जहाँ पे था मैंने कहा कि यूनियन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पहले सुपरवाइजर्स यूनियन में बहुत पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो मैंने जब कोशिश की तो लोगों ने, जो यूनियन के लोग हैं उन्होंने ही विरोध किया कि नहीं भाई ऐसा कैसे होगा। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बदल दी। पहले सुपरवाइजर्स की अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, चुनाव होते थे तो उनका एक प्रतिनिधि जीत के आ जाता था। उन्होंने जब ये देखा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो उन्होंने स्टाफ और सुपरवाइजर्स को कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी। लेकिन फिर भी मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले। लेकिन ऑफिस बेयर बनने पर थोड़ा सा जो है वो पुराने लीडर्स ने कहा कि नहीं अभी तो आप आए हैं, अभी कैसे ऑफिस बेयर बन जाएंगे। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे जब मैंने काम किया एज ए डेलीगेट तो लोगों को लगा कि नहीं ये तो जो है वो यूनियन मटेरियल है, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट हुआ, फिर असिस्टेंट डिविजनल सेक्रेटरी रहा, और आगे चल करके जो है वो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी बना। फिर मैं यूनियन का प्रेसिडेंट भी बना। फिर एनआरबी से ये फेडरेशन का भी मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर उसके बाद में जैसा कि आप देख ही रहे हैं जनरल सेक्रेटरी हो गया। तो काफ़ी इसके लिए हम लोगों ने वो किया, और इस बीच में हम लोगों ने बड़े रचनात्मक काम भी किए। हिंद मजदूर सभा का मैं ट्रेड यूनियन एजुकेटर था, तो उसमें तमाम हम लोगों ने जो है वो लोगों को प्रशिक्षित किया, उनको जो है यूनियन से कैडर को जोड़ने का काम किया, और मुझे काफ़ी बाहर जाने का मौका मिला, जिससे कि मुझे दूसरे जो है वो कंट्रीज़ के ट्रेड यूनियंस के बारे में भी काफ़ी अनुभव हुआ। जब मैं एजुकेटर था तो मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में गया। मैंने देखा उनके ट्रेड यूनियन स्कूल्स हैं, वो सरकारी स्कूलों से बेहतर हैं। जब उनके लिए वो कभी मांगते थे कि जो प्रशिक्षण के वो निकाल देते थे शेड्यूल अपने कैलेंडर, तो भीड़ लग जाती थी, लाइन लग जाती थी कि वो लोग जाएंगे। तो वो इसलिए कि वो ट्रेड यूनियन का जो एक एजुकेशन का सिस्टम था उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा था। और फिर साथ इसके कोई यही नहीं कि हर समय पढ़ाते ही रहें, आपके वहाँ पर खेलने की भी सुविधा थी, सोना बार भी थे, सोना बाथ भी था, बाकायदा बार भी थे, किचन भी थी, अच्छा खाना था, रहने की अच्छी सुविधा थी। तो वहाँ के यूनियन को मैंने देखा कि वहाँ का कैडर जो है वो एकदम टूट पड़ता था। तो मुझे लगा कि अगर हम कुछ अपने यहाँ भी इस तरीके का माहौल बना पाएँ तो इससे बहुत अच्छा होगा। और हमने बहुत सारा कैडर जो है वो अपने हिंद मजदूर सभा में और नॉर्दर्न रेजिमेंट्स यूनियन जो उस समय हम लोगों की यूनियन थी, आज भी है, तो बहुत नया कैडर हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। तो ये इस तरीके से ये यात्रा रही। पहला जब 2008 में आपने चुन के आए तो आपका पहला टास्क या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लिया? देखिए 2008 में जब मैं आया जनरल सेक्रेटरी हो करके, तो वो तो एक्सीडेंटल था। अचानक में चौबे जी की मृत्यु हो गई, और लोगों ने, चूँकि मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी था पहले से, और उसका आपको करीब 7-8 साल का एक्सपीरियंस था। चौबे जी के साथ काम करने का एक फ़ायदा ये भी था कि मुझे वो पूरे तौर पर एक तरीके से मैं कहूँगा कि वो मैं कभी ऐसा सोच नहीं पाया, लेकिन ही वॉज ग्रूमिंग मी एज ए जनरल सेक्रेटरी। तो वो कभी भी छोटे मोटे निगोशिएशंस में, इनफॉर्मल्स में, इसमें उसमें जाते ही नहीं थे। तो मैं शुरू से ही बोर्ड जाता था, मीटिंग करता था, सारी चीज़ें करता था। खाली वो बड़ी मीटिंगों में डीसी जीसीएम में या पीएनएम में वहीं जाते थे। तो एक तरीके से काफ़ी मुझे तजुर्बा था काम करने का, और काफ़ी छूट मिली हुई थी लीडरशिप से कि नहीं तुमको काम करना ही होगा। और कभी कभी मैं, कुछ ऐसा नहीं है कि सब अच्छा करता था, कुछ गड़बड़ भी कर देता था, तो उसमें बहुत प्यार से वो
समझाते भी थे, डांटते भी थे, लेकिन वो बिल्कुल करेक्ट करने का काम करते थे कि भाई इस तरीके से काम करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे इस बात का कोई वो नहीं था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो अचानक में कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई। कुछ पुराने लोग थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये इतना यंग लड़का है, ये क्यों बन जाएगा। तो एक दो लोगों ने उसका जो है वो भी किया। लेकिन जब सारे देश भर के जो लोग हैं वो जुटे, उन्होंने बात की, तो उन्होंने एक तरीके से यूनानिमसली कह दिया कि भाई इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं जनरल सेक्रेटरी हो गया। और जनरल सेक्रेटरी हो गया तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जिस व्यक्ति की लेगेसी हमको मिली है, वो 36 साल हमारा जनरल सेक्रेटरी रहा था, 36 ईयर्स ए.पी. चौबे। तो इतने विराट व्यक्तित्व को की जो विरासत है उसको संभालना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। जी। लेकिन वो कुछ हमारे साथियों का सहयोग था, कुछ मैं ये कहूँगा कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, और कुछ जो हमको हमारे जो यूनियन की सभी जो एफिलिएट्स थे उन्होंने जो प्यार दिया, उन्होंने जो सपोर्ट दिया, तो उससे मैं एक तरीके से उसको संभालने में सफल रहा। और डे वन से ही दिमाग में ये बात रही कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे चौबे जी की मृत्यु से पहले हमको याद है कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल में अपने बेड से उन्होंने लालू यादव जी को फ़ोन किया कि भाई एक ये जो हमारा हमको प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलता है, तो उस समय बढ़ गया था। तो अच्छा। बढ़ा हुआ तो पोर्शन उन्होंने दे दिया, लेकिन एरियर्स नहीं दे रहे थे। उसके लिए उन्होंने फ़ोन किया, और वो भी उस समय कहीं जो है वो बाढ़ आई हुई थी बिहार में, वहाँ पर थे लालू जी। लेकिन वो सवाल कैबिनेट में आया, और हम लोगों ने भी पूरे देश भर में जोर लगाया कि भाई ये तो हमारा ड्यू है, हमको मिलना चाहिए। आंदोलन भी किया उसके लिए, और फिर लालू जी ने भी बैटिंग की वहाँ कैबिनेट में, तो हो गया। तो एक 15 दिन के अंदर ही एक ऐसी सफलता थी जो कि जिसने कि लगा कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को यही लगा कि नहीं, हमें जो है वो चौबे जी की लेगेसी को बरकरार रखना है। और वो लेगेसी में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना है, लेकिन ज़बरदस्ती जो है वो हड़ताल या ज़बरदस्ती जो है वो स्टॉपेज ऑफ वर्क, ये तब तक नहीं करना है जब तक कि हमारे नेगोशिएशन के रास्ते खुले। हाँ, एक ट्रेड यूनियन का एक लोगों के अंदर ये भी विचार आता है कि ये लोग स्ट्राइक करते, प्रोटेस्ट करते, काम बाधित करते। एक नहीं, जनरल प्रोटेस्ट करना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सरकार या हमारे प्रशासन इस बात के लिए तैयार रहे कि ओपन माइंड से हम डिस्कशंस करने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ ये बहुत हुआ है, मैंने कई बार हड़ताल की नोटिस दी थी, लेकिन जो है वो सरकार जो है वो इमीडिएटली निगोशिएटिंग टेबल पे आ गई। मुझे याद है कि हमने 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हम लोगों ने कहा कि हम 11 जुलाई से हड़ताल करें, लेकिन 1 महीने का समय था, नोटिस दिया था। हम लोगों ने उसके लिए बाकायदा लोगों के बीच में जा कर के जो है वो सीक्रेट बैलेट किया था कि हड़ताल लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और 90% से ज़्यादा लोगों ने हड़ताल के पक्ष में मत दिया था। तो सरकार को भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, और केंद्र सरकार के कर्मचारी भी साथ दे रहे थे। तो जब सरकार को ये लगा कि हड़ताल हो जाएगी, तो हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे, उन्होंने कहा भाई ये क्या नेगोशिएबल नहीं है? हमने कहा 100% नेगोशिएबल है। तो उन्होंने हमसे बोला कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनको विदेश जाना है और हड़ताल उसी बीच में है, तो अगर ये हड़ताल होनी है तो मैं विदेश नहीं जाऊंगा, और मैं रेल कर्मचारियों पे गोली भी नहीं चलाऊंगा, मैं कोई इंदिरा गांधी नहीं हूँ, मैं वो जुल्म नहीं करूँगा। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमने ये सोचा था कि शायद ये 7वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कर्मचारियों के मन के अनुकूल होगी, लेकिन वो नाराज़ हैं तो इसका मतलब है कोई न कोई बात है, तो उनसे बात होनी चाहिए। तो मैंने कहा वो
बात करने के लिए तो हम लोग कभी पीछे नहीं है। तो उसी दिन जिस दिन उन्होंने हमसे बात की थी, उसी दिन उनका फ़ोन आया करीब 8:30 पौने 9 बजे कि भाई 9, 9:30 बजे से 9 बजे से तो जो है रक्षा मंत्री, नहीं उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, कहा कि उनके घर पे मीटिंग की बात हो रही है और उसमें अरुण जेटली जी भी रहेंगे, क्योंकि सारी बाधा जो है फाइनेंस की तरफ से थी। तो हम लोगों ने अपने साथियों से बातचीत की जो नेशनल कंसल्टेशन के साथी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, बात के लिए बुलाया है तो चलना चाहिए। रात को 1:30-2 बजे तक बातचीत हुई, अल्टीमेटली फैसला हो गया। अभी पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, जी। प्रधानमंत्री ने खुद बुला लिया। उन्होंने जो है वो बुला करके बातचीत करके और मामले को इस तरीके से हल किया कि जैसे लगा कि कोई घर का मुखिया जो है वो बात कर रहा हो, कोई ये भी नहीं कि वो प्रधानमंत्री की तरह बात कर रहे हो, बिल्कुल जैसे घर का एक गार्जियन होता है उस तरीके से उन्होंने। बल्कि हमारी तरफ से मैं कहूँगा कि उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी उस समय थे जो आज के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं सोमनाथन जी, और ओएसडी हो गए थे उस समय, और ये निर्मला सीतारमन जी भी थी उस नेगोशिएशन में। उन्होंने कहा भाई तुम 45% दे रहे हो, इनको 50% देने में क्या प्रॉब्लम है। इनकी यही बात तो है कि हमको गारंटीड आधी पेंशन चाहिए, तो उनको उसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोग। तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने कहा छोड़िए, हमने आपकी सब बातें समझ ली हैं, आपकी मांगें देख ली हैं, सब आपको मिल जाएगा, आइए बैठिए, विकसित भारत पे बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि विकसित भारत की ओर बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन, और जिससे एक इंडियन रेलवेज का छवि तो अच्छा होता जा रहा है। लेकिन जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे जो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स है, जैसे अभी भी चल रहा है वर्किंग कंडीशन, तो इसको एआईआरएफ कैसे देखती है? देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोगों का बराबर बात भी होता है और बातचीत हाईएस्ट लेवल पे होती है। ये वर्तमान मंत्री जो हैं वो भी टेक्नोक्रेट हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। इन्होंने अपना रोजगार भी किया है, इन्होंने दूसरी कंपनियों में भी काम किया है, तो ये एक तरीके से इनको काफ़ी अनुभव है चीज़ों का। मुझे लगता है कि रेलवे के विकास में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बहुत योगदान है। और ये जो आप कह रहे हैं कि वंदे भारत, अमृत भारत, प्रोन्नत में भी उन्होंने काफ़ी गति देने का काम किया है। अब जो एचआर का मामला है वो एक बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है। हमने उनको ये कहा है कि अब देखिए, ये रेल बजट इस बार का बताऊँ आपको 2,71,000 करोड़ रुपए है। हम कभी कल्पना भी नहीं करते थे। मैं 50 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को ट्रेड यूनियन का। मैंने 36.5 साल रेलवे में नौकरी की है, लेकिन कभी भी इतना बजट होते नहीं था। हैंड टू माउथ लोग रहते थे, डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं था। जो भी प्रोजेक्ट लिए जाते थे वो प्रोजेक्ट में जो है वो 10-10 साल तक पड़े रहते थे, पैसे नहीं होता था। खाली एक अफसर प्रोजेक्ट ऑफिसर को तो सैलरी देना, उसके स्टेनो को सैलरी देना, उसके चपरासी को सैलरी देना, उसके जो है वो गाड़ी का इंतजाम कर देना, उसके ड्राइवर का इंतजाम कर देना, इतना पैसा आता था। और सारे प्रोजेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 80% प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ कागज़ पे रहते थे। लेकिन अभी ये नहीं है, अभी प्रोजेक्ट है तो उसको कंप्लीट होना है। मैंने माननीय मंत्री जी से और बोर्ड से बात कही है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को लाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, तो साथ ही साथ जो है वो एचआर को क्यों भूल जाते हैं। अगर आप उसके मेंटेनेंस का स्टाफ, उसके ऑपरेशन का स्टाफ, उसको भी साथ साथ सैंक्शन कर दें, उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला दें, तो ये जो आपको बाद में दिक्कत होती है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानबत्ती ने कुनबा जोड़ा। चूँकि सीआरएस कहता है कि 25% स्टाफ हमको इन आप दिखाइए तब मैं आपके सैंक्शन दूंगा, और आपके पास में स्टाफ है नहीं। सीआरएस भी जानता है, ऐसा नहीं कि सीआरएस नहीं जानता है कि अचानक में स्टाफ कहाँ से आएगा, रिक्रूटमेंट तो हुआ नहीं है। तो लेकिन वो जानते हैं कि रेल वाले हैं, ये जुगाड़ से अपना काम करते हैं, तो यहाँ से वहाँ से पकड़ करके लगा देते हैं। बाद में वही एक पीड़ा का विषय बनता है।
तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि रेलवे में इतने विकास होने के बावजूद जो एक ह्यूमन रिलेशंस का या एचआर का विकास होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो रेगुलर स्टाफ है उसको रेलवे पर बोझ माना जा रहा है। वो सोचते हैं कि हम अगर इनको भर्ती करेंगे, इनको लेंगे, तो हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ जाएगा और इससे वो हो जाएगा। लेकिन जब आप इतना विकास कर रहे हैं तो उसमें अगर आप रेगुलर स्टाफ नहीं लाएंगे, ट्रेंड स्टाफ नहीं लाएंगे, आप जो है वो ऐसे स्टाफ को ठेके के दार के थ्रू ले लेंगे जो कि जिसको कि अनस्किल्ड होगा एक तरीके से, इसके अंदर स्किलनेस नहीं होगी, तो आपकी सेफ्टी भी खतरे में पड़ेगी। वो जो हमारा यूजर का जो सोचता है कि हमको ये सुविधा मिलनी चाहिए, तो उस कंज्यूमर को आप सेटिस्फाई भी नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं आज के दिन में, ये प्रॉब्लम्स हमारा तंत्र जो है झेल रहा है। जब भी कभी कोई बड़ी दुर्घटना होती है या कुछ हो जाता है तो उसका ठेका जो है उस कर्मचारियों में फोड़ दिया जाता है कि इनकी वजह से दुर्घटना हो गई। फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि आपने जो स्टाफ हमको मिलना चाहिए वो आपने स्टाफ हमको प्रोवाइड नहीं किया। आपने जो मटेरियल हमको मिलना चाहिए था वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया। नीतीश जी हमारे रेल मंत्री थे, उस समय एक दुर्घटना हो गई, वो बहुत विक्षिप्त हो गए, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन उस समय उन्होंने एक नियम बनाया कि अगर कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं तो उसका भी एक लाइफ साइकिल होना चाहिए, और अगर उस साइकिल के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर कोई खराबी आ जाती है, मशीन फेल होती है, मटेरियल फेल होता है, तो खरीदने वाले की भी जिम्मेदारी होगी, बेचने वाले की भी जिम्मेदारी होगी। लेकिन नियम तो बन गया है लेकिन लागू नहीं हो रहा। आज तक कोई रेलवे में ये नहीं बता सकता कि किसी एक व्यक्ति को उस सर्कुलर या उस जेपीओ के अंतर्गत जो है वो किया गया होगा। हमने बहुत शोर मचाया तो इन्होंने एक कमेटी बना दी डीपी त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में, 3-4 जनरल मैनेजर उसमें जोड़ दिए। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी, कहा कि भाई 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाना चाहिए किसी से। उन्होंने तो कहा कि राजधानी और शताब्दी गाड़ियाँ जो चलाते हैं वो 6 घंटे से ज़्यादा उनको काम नहीं दिया जाना चाहिए उनसे, और हर कैटेगरी के व्यक्ति को 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं दिया जाना चाहिए। सेफ्टी कैटेगरी में तो बिल्कुल उन्होंने एक तरीके से ये एक अपना डायरेक्टिव दिया अपनी रिपोर्ट में कि 8 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल आप ज़्यादा काम नहीं लेंगे। आज स्थिति है कि अब हमारे लोको पायलट को 92 घंटे, 96 घंटे घर से बाहर रखते हैं। 8 घंटे की बात कौन करे, आप 16, 17 घंटे उससे गाड़ियाँ चलवा रहे हैं, फिर दुर्घटना हो जाती है, कहते हैं ये लोको पायलट जिम्मेदार है। तो ये मैंने ये बात कही है, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो करके लोग आ जाएंगे तब ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन कब होगी? आप माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम हर साल रिक्रूटमेंट करेंगे। हमने कहा आप करिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा निर्णय है आपका, लेकिन जो पहले शॉर्टफॉल है वो तो पूरा कर दीजिए। अगर आप 70,000 आज की तारीख में वैकेंसी है और 25,000 आदमी आप भर्ती करेंगे तो उससे शॉर्टफॉल तो पूरी नहीं होगी। तो आप हर साल रिक्रूटमेंट करते रहो, अगली बार वही शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ करके 1 लाख हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जो कि रेल कर्मचारी के लिए बहुत ही कष्टकारी है, क्योंकि जब स्टाफ नहीं रहता है तो बड़ नेचुरल जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसी पे ही वो वर्कलोड आ जाता है, और इससे उनको डिस्ट्रेस भी होता है। तमाम लोग जो है वो बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं, तमाम ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी के इश्यूज पैदा हो जाते हैं। लेकिन अब है, एक संत है, चल रहा है, हम लोग भी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि रेल मंत्रालय की तंद्रा कभी टूटे, आज नहीं तो कल जो है इसको ठीक करने ही होगा। प्राइवेटाइजेशन को आप लोग कैसे देखते हैं? AIRF प्राइवेटाइजेशन के, देखिए प्राइवेटाइजेशन के हम लोग बिल्कुल विरोधी हैं, और ये बात सरकार जानती है कि प्राइवेटाइजेशन को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने अपने रैंक एंड फाइल को भी ये कहा हुआ है कि अगर कोई होलसेल प्राइवेटाइजेशन की योजना भारतीय रेल पे लागू की जाए तो हम लोग बिना नोटिस की हड़ताल पर जाएंगे।
लेकिन सरकार को प्राइवेटाइजेशन नहीं करने देंगे। एक बार बहुत कोशिश की गई, लगा कि प्राइवेटाइजेशन की पूरी मुहिम आ जाएगी, तो हम लोगों ने भी अपने आंदोलन का तरीका बदला। हम लोगों ने अपने सारी ब्रांचेज को डायरेक्ट किया कि खाली ये सवाल रेल कर्मचारी का नहीं है, निजीकरण का प्रश्न जो है वो सारे देश का प्रश्न है, सारे उपभोक्ताओं का प्रश्न है, सारे जो है वो देशवासियों का प्रश्न है। तो इसके लिए आपको हर ब्रांच में जो भी वहाँ के किसान नेता हैं उनको जोड़ो, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनको जोड़ो, जो शिक्षक नेता हैं उनको जोड़ो, तमाम जो कम्युनिटी है उसको आप जोड़िए, चूँकि वो हमारे उपभोक्ता है। उसको ये समझाइए कि अगर निजीकरण होगा तो इसमें जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होगी वो आप लोगों की होगी, आपकी सुविधाएं घटेंगी, आपका किराया बढ़ेगा। जो प्राइवेट व्यक्ति आएगा वो जो है वो धर्मादा काम करने के लिए नहीं आएगा। आज जैसे 52 या से लेके 56% तक सब्सिडी है हमारे हर टिकट पे, पैसेंजर टिकट पे, वो आते ही वो सब्सिडी को ख़त्म करने का काम करेगा। तो आज जो ये रेल जो है, भारतीय रेल क्या है? भारतीय रेल जो हमारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं इस मुल्क के, उनके लिए एक यातायात का सुलभ साधन है। वो उनके लिए दिवा स्वप्न हो जाएगा। तो हमने कहा कि जब आप इन सबको जोड़ेंगे और एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे जो कि गांधी के दांडी मार्च से भी बड़ा होगा, दिल्ली कूच करेंगे, तो ये सरकार हिलेगी और इसको समझ आ जाएगा कि आंदोलन क्या होता है इस देश में। तो हम लोग कोई छोटे मोटे आंदोलन की परिकल्पना निजीकरण के मामले में नहीं करते हैं। जिस दिन निजीकरण की ओर सरकार इस तरीके का कदम बढ़ाएगी, उस दिन खाली रेल कर्मचारी, ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ही नहीं, पूरा देश जो है उसको ऑर्गेनाइज करके सरकार के खिलाफ खड़ा करे। छोटे स्तरों पे तो, लेकिन जो ट्रेन्स में प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे सरकार, ऐसा लगता है कि एक साथ ना करके धीरे धीरे सेगमेंट्स में प्राइवेटाइजेशन लाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपसे सहमत हूँ कि जो है वो फ्रंट डोर से प्राइवेटाइजेशन भले ना आ रहा हो, लेकिन बैक डोर से प्राइवेटाइजेशन को लाने का पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग भी प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे पास में जितने लोग हैं, 12,26,000 कर्मचारी हैं, और जिस तरीके से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, एक ज़माने में हमारे पास 17 लाख कर्मचारी थे और उस ज़माने में हम लोग 11,000 ट्रेन्स पर डे चलाने का काम करते थे, पेयर ट्रेन 4 दिन चलाते थे। आज स्थिति ये बन गई है कि करीब हम लोग 13,000 पेयर ट्रेन प्रतिदिन चला रहे हैं और लोगों की संख्या घट करके 12,26,000 हो गई है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत इनपुट जो है वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का भी है, ये इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कर्मचारियों की संख्या तो कम है। तो वो जो संख्या कम हुई है, तो संख्या कम नहीं हुई है। करीब 4.5-5 लाख लोग जो हैं वो आउटसोर्स वर्कर्स काम कर रहे हैं। वो आउटसोर्स वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से सीधे तौर पर प्राइवेटाइजेशन ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन है, तो हम उनको भी संगठित करने का काम कर रहे हैं। हमने फैसला लिया है कि हम जो ये असंगठित क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं उनको भी संगठित करेंगे। उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन है, उनके लिए काम के घंटे नहीं है, उनको मिनिमम वेज नहीं देता जो है उनका कॉन्ट्रैक्टर या जो मालिक है, जबकि ये जिम्मेदारी भारतीय रेल की है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ये। उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नहीं देता, ESI और उनका जो है वो PF नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी उनकी होती है, उनसे 16-16, 20-20 घंटे काम लेता है। हायर एंड फायर की नीति रखी हुई है, जब मर्जी है रखा, जब मर्जी है निकाल दिया। अभी लेबर कोड में परिवर्तन हुआ है, उसमें हमने सबसे पहले रेलवे बोर्ड से कहा कि ये जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, आउटसोर्स वर्कर्स हैं, उनके लिए जो प्रोटेक्शन हमारे इंडस्ट्रियल कोड में आया है, सबसे पहले उसको नोटिफाई करो। हमने उसको नोटिफाई कराया, अब उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, शोषित हैं, वो इकट्ठा होने में भी डरते हैं, तो उनकी लड़ाई को भी हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि ये जो 4.5-5 लाख लोग हैं ये भी रेल कर्मचारी होंगे, और जब ये रेल कर्मचारी होंगे तो
ये आउटसोर्सिंग की व्यवस्था जो है वो ऑटोमेटिकली समाप्त होने का काम है। जी, आज AIRF का 3 उद्देश्य अगर आप कहना चाहें कि क्या 3 उद्देश्य है? एक सबसे पहला उद्देश्य तो ये कि रेल को बचाना है हर हालत में, निजीकरण से रेल को बिल्कुल सुरक्षित रखना है। दूसरा उद्देश्य ये है कि ये जो हमारे रेलवे में करीब करीब 9 लाख जो है वो यंग वर्कर्स आ गए हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी नौकरियों को सुरक्षित रखते हुए उनके करियर प्रोग्रेशन के बारे में सोचना, क्योंकि इतने पढ़े लिखे हैं कि वो इस देश में रोजगार की कोई नीति नहीं है। हमें बहुत अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि वो बेचारे MSc करके जो है वो PhD करके जो है वो BTech करके जो है वो डिप्लोमा करके हमारे रेलवे में ट्रैकमैन में नौकरी करने के लिए आ जाते हैं, असिस्टेंट की नौकरी करने के लिए आ जाते हैं। तो ये देख करके बहुत अफसोस होता है। तो दिमाग में ये है कि उन 9 लाख लोगों को किसी न किसी तरीके से उनके प्रोन्नति के बारे में सोचना है, उनके अच्छी वर्किंग कंडीशंस के बारे में सोचना है। जो हमारे 12,26,000 लोग हैं उनके अच्छी वर्किंग कंडीशन और लिविंग कंडीशन के बारे में। दूसरा तो ये है, और जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि रेलवे में जितने लोग आज रिटायर्ड हैं उससे ज़्यादा लोग जो है वो पेंशनर्स हो, उनकी संख्या 16 लाख हो गई है। तो उन पेंशनर्स के बारे में भी हम लोगों का ध्यान पूरे तौर पर है। हम उनको भी संगठित करने का काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद में उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनमें कोई कटौती नहीं होने पावे, और वो भी चाहे मेडिकल के मामले हों चाहे उनके दूसरे सवाल हों, उन पर भी जो है वो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का ये सोच है कि जहाँ वो एक तरफ रेल कर्मचारियों के बारे में सोचेंगे वहाँ उनके बारे में भी सोचेंगे। और इन सब के साथ में एक बात जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि हम देश के बारे में जरूर सोचेंगे। जी, आपसे बात करके काफ़ी प्रेरणा मिला, बहुत ही मोटिवेशन, और आपके काम के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा भी है और देख भी रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रेड यूनियन हमारे देश में अगर एक है अभी तो रेलवेज का है। आपका इसमें काफ़ी योगदान है। आपसे बात करके बहुत प्रेरणा मिली। आप रेलवे के एम्प्लॉइज़ के बारे में कुछ, उनको अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन 102 वर्ष का संगठन है और इसने हमेशा जो है वो अपने को संगठित रह करके संघर्ष के लिए तैयार रहने की भूमिका अदा की है। 3 बड़ी हड़तालें की हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमेशा कर्मचारियों के बारे में ही सोचता है। हम लोगों ने कभी राजनीतिक दलदल में फंसने की कोशिश नहीं की है। तो हमारी रेल कर्मचारियों से ये अपील है कि इस संगठन में शामिल हों, और इस संगठन उनका संगठन है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का संगठन है। हमारा दर्शन है कि फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन, हम उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो हम सभी से ही अपील करते हैं कि इस झंडे को पकड़ें और इस संगठन को मजबूत करें। एकता के साथ में वो एकता बनाए रखेंगे तो उससे हमारे रेल का भी फ़ायदा होगा, उपभोक्ता का भी फ़ायदा होगा और रेल कर्मचारी का भी। थैंक यू हमसे समय निकाल के बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।